हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राफिक काजी। मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इन ईजी वे पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम क्लास 10 का मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम आज हमारा है डे 1। आज हम मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमारी पहली क्लास है क्लास 10 यूपी बोर्ड का। हम मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 हम आज पढ़ेंगे। चैप्टर 1 का नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं को अंग्रेजी में रियल नंबर कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, यदि आपको वास्तविक संख्याओं को समझना है, यानी कि रियल नंबर्स को आप यदि समझना चाहते हैं, ठीक है, तो इससे पहले हमें प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, इन सभी संख्याओं के बारे में विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। वैसे तो मैं आपको अगर चाहूं तो वास्तविक संख्याओं को एक लाइन में आपको डिफाइन कर दूंगा। अभी वास्तविक संख्याओं को आपको एक लाइन में बता दूंगा कि क्या है वास्तविक संख्याएं। देखिए, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जितनी भी संख्या रेखा पर संख्याएं हैं। जो हमारी संख्या रेखा होती है, देखिए संख्या रेखा क्या है, ये हमारी संख्या रेखा है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए बीच में 0 होती है, 1 2 3, आगे बढ़ते जाते हैं, यहाँ -1 -2 -3, ये संख्या रेखा है, लाइन नंबर। ये क्या है, संख्या रेखा। ठीक है, अब जो हमारी संख्या रेखा है, इस पर जितनी भी संख्याएं हैं, इस पर अनंत संख्याएं हैं। अब इन अनंत संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। मैंने एक लाइन में आपको बता दिया कि जो जितनी भी संख्याएं हैं हमारे पास, क्या कहा मैंने, जितनी भी संख्याएं हैं वो सब क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। लेकिन इस लाइन को समझने के बाद आप ये नहीं समझ पाएंगे कि वास्तविक संख्याएं हैं क्या। आपको ठीक तरह से नहीं समझ आएगा कि वास्तविक संख्या क्या होती है। अगर आप वास्तविक संख्याओं को डिटेल में समझना चाहते हैं, विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं, तो पहले आपको समझना होगा प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं के बारे में, फिर पढ़ेंगे पूर्णांकों के बारे में, और फिर पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में, अपरिमेय संख्याओं के बारे में, उनके गुणों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, तब जाकर हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, मैं आपको सब कुछ डिटेल में कराऊंगा। एक भी चीज मैं आपको शॉर्ट में नहीं कराऊंगा, सब कुछ डिटेल में कराऊंगा, डीपली एकदम आपको लेकर चलूंगा मैं, क्योंकि मैं जानता हूं आप 9th क्लास में बहुत कम मैथ्स पढ़ के आए होंगे, इसलिए मैं आपको डिटेल में कराऊंगा सब कुछ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। सबसे पहले हेडिंग देंगे प्राकृतिक संख्याएं। आप अपनी कॉपी पर हेडिंग डाल लेंगे प्राकृतिक संख्याएं, और इसको अंग्रेजी में भी लिख लेंगे नेचुरल नंबर। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब देखिए नेचुरल नंबर क्या है। आप सबसे पहले जो गिनना स्टार्ट करते हैं वो 0 से गिनना स्टार्ट करते हैं, या आप 1 से स्टार्ट करते हैं। आप जो गिनना स्टार्ट करते हैं वो आप 1 से गिनना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से। तो जहां से हम गिनना स्टार्ट करते हैं वहीं से प्राकृतिक संख्याएं शुरू हो जाती हैं। हम 1 से गिनना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, आप आगे तक जाए 15 16, उसके बाद कहीं ना कहीं 20, फिर 25 30, मतलब इनके बीच में भी 26 27 28 29 30, ऐसे। उसके बाद 35 40 45 50, यानी कि 100 200 300 400, आप ऐसे ही आगे तक गिनते गए गिनते गए गिनते गए गिनते गए। आप मुझे बताइए आप कहाँ रुकेंगे, रुकने का तो कोई जगह ही नहीं है। आप मान लीजिए गिनते 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 1000 पर पहुंच गए, ठीक है, उसके बाद 1000 पर रुक जाओगे, नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 1000 जो है वो आखिरी संख्या है। 1000 आखिरी संख्या नहीं है। 1000 के बाद कौन आएगा बताइए आप मुझे, 1000 के बाद आएगा 1001, उसके बाद आएगा 1002, फिर आएगा 1003 1004। ठीक है, मान लीजिए आप और आगे गिनते गए गिनते गए गिनते गए, आप पहुंच गए 1 लाख तक। आप मुझे बताइए 1 लाख के बाद क्या आएगा, 1,01,000, 1,02,000, 1,03,000, 1,04,000, 1,05,000, 1,06,000। ठीक है, फिर आप आगे तक गिनते गए गिनते गए गिनते गए, आप पहुंच गए करोड़ तक। ठीक है, आप करोड़ तक पहुंच गए, मान लीजिए आप 5 करोड़ तक पहुंच गए। ठीक है, 5 करोड़ के बाद आप कहोगे कि 5 करोड़ के बाद चलो अब नहीं आगे बढ़ते हैं, लेकिन 5 करोड़ के बाद भी गिनती है, 5 करोड़ 1, 5 करोड़ 2, 5 करोड़ 3, 5 करोड़ 4, इस तरह से। मान लीजिए आप 5,30,000 तक पहुंच गए, सॉरी 5 करोड़ 30 लाख तक। उसके बाद आप कहेंगे कि आपके बाद गिनती कहां है, 5 करोड़ 30 लाख 1, 5 करोड़ 30 लाख 2, 5 करोड़ 30 लाख 3, ऐसे आप आगे तक बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इसका एंडिंग पॉइंट कहां है, यानी कि आखिरी संख्या क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, आखिरी संख्या कोई नहीं है। जो आखिरी संख्या है, यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या है, वो अस्तित्व में नहीं है। वहां तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया, क्योंकि संख्याएं कभी खत्म नहीं होती। आप चाहे जहां तक बढ़ते जाएं संख्याएं बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी, आप कभी नहीं रुक पाएंगे। ठीक है, आप हमेशा चलते जाएंगे। तो देखिए क्या
सबसे पहले आपको हेडिंग देनी है ब्लैक पेन से, प्राकृतिक संख्याएं, इनको इंग्लिश में भी लिखना है नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको ब्लू पेन से लिखना है परिभाषा इसकी, साधारण गिनतियों 1 2 3 4 5, देखिए 5 तक लिखा मैंने, उसके बाद मैंने लगाया डॉट डॉट डॉट। इस डॉट 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 का मतलब समझ लीजिए क्या है। इसका मतलब है कि 5 के बाद हम बहुत आगे तक गए, और कहां तक गए, अनंत तक गए। ये मैंने 8 बनाया है उल्टा करके, यानी कि इसको मैंने लिटा दिया, 8 बनाया और लिटा दिया, देखिए इसको कहते हैं अनंत। क्या कहते हैं इसको, अनंत कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इनफाइनाइट, ठीक है। अब इनफाइनाइट तक अगर कोई आदमी जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो रुक ही नहीं रहा, वो जा रहा है, बस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, उसको कहते हैं अनंत तक जाना। अनंत तक जाने का मतलब है कि वो रुक ही नहीं रहा, वो बस जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो हम भी बस चलते जा रहे हैं, ठीक है। 5 के बाद हम 6 7 8 आगे तक चलते जा रहे हैं, बस चलते जा रहे हैं, जहां तक भी अनंत तक। कहां तक जा रहे हैं, अनंत तक जा रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 का समूह प्राकृतिक संख्याएं कहलाता है, और इन्हें प्रतीक n से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनको प्राकृतिक संख्याएं बार बार न लिखकर या नेचुरल नंबर बार बार न लिखकर हम केवल और केवल कैपिटल N लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं कहूं आपसे एक क्या है, एक है प्राकृतिक संख्या, 2 क्या है, वो भी प्राकृतिक संख्या है, 3 क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ऐसे ही आप आगे तक जाइए, 10 20 मैंने कहा करोड़ तक जाइए, अरब तक जाइए। मैं कहूं 1 अरब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। 1 अरब 2 1 अरब 3 1 अरब 4 प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऐसा नहीं कि 5 तक ये प्राकृतिक संख्या है, 5 के बाद 6 7 8, मैं कहूं 8 क्या है, प्राकृतिक संख्या। 9 क्या है, प्राकृतिक संख्या। 12 क्या है, प्राकृतिक संख्या। 20 क्या है, वो भी प्राकृतिक संख्या है। मैं कहूं 100 क्या है, वो भी प्राकृतिक संख्या है। मैं आपसे कहूं 5 लाख क्या है, बताइए मुझे, क्योंकि डॉट डॉट का मतलब है कि आगे तक, बहुत आगे तक, जहां तक आप सोच भी नहीं सकते वहां तक ये डॉट डॉट बताता है कि जहां तक आप नहीं जा सकते कि वहां जाना है हमें, ठीक है। डॉट डॉट का क्या मतलब है, अनंत तक जाना है, करोड़ अरब 20 अरब 50 अरब 100 अरब उससे भी आगे तक, तो वो सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अगर मैं आपसे कहूं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, आप कह देंगे 1। ये मैंने प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह लिखा है, आपको बिल्कुल इसी तरह से लिखना है। पहले कैपिटल लिख देना है, मंजिला ब्रैकेट आपको लगाना है, ये मंजिला ब्रैकेट है, उसके ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5, आप चाहे तो आगे तक लिख लीजिए 6 7 8 9 10, और उसके बाद आप 10 तक लिख लो और उसके बाद डॉट डॉट लगा दो। चाहे आप 20 तक लिख लो, उसके बाद डॉट डॉट लगा दो, आप चाहे जहां तक लिख लो, लेकिन आपको डॉट डॉट जरूर लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी जो प्राकृतिक संख्या है वो आपको भी नहीं पता, ना मुझे पता और ना किसी और को पता, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1। इससे पहले तो कोई संख्या नहीं लिखी मैंने, हालांकि 1 से पहले 0 आता है, 1 से पहले 0 आता है, लेकिन जो 0 है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होता, ठीक है। और अभी बताऊंगा 0 क्या होता है। लेकिन जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है वो 1 है, यानी कि 1 है। 1 के बाद 2 आगे तक बढ़ते जाएं। जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है अनंत पर, उसका किसी को नहीं पता वो कौन सी है, ठीक है। तो ये हुई हमारी प्राकृतिक संख्याएं। आई होप कि आप प्राकृतिक संख्याएं समझ गए होंगे। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 आगे तक गिनते जाएं, वो होती है प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। अब देखिए जो दूसरी है वो है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, होल नंबर्स, ठीक है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं पूर्ण संख्याओं को, होल नंबर्स। अब इनकी एक डेफिनेशन है, पहले आप डेफिनेशन समझ लीजिए। आपको ब्लैक पेन से हेडिंग देनी है पूर्ण संख्याएं, अंग्रेजी में भी लिख लेंगे होल नंबर्स। शून्य, शून्य का क्या मतलब है, 0। अब ब्लू पेन से लिखेंगे 0 और प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह है वो पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। इन्हें प्रतीक W से प्रदर्शित करते हैं। जिस प्रकार से प्राकृतिक संख्या न लिखकर हम कैपिटल N लिख देते हैं, ठीक उसी प्रकार पूर्ण संख्याएं या होल नंबर न लिखकर हम केवल कैपिटल W बना देते हैं, तो उसका मतलब होता है पूर्ण संख्याएं, ठीक है। अब देखिए क्या कहा गया है कि यदि हम प्राकृतिक संख्याओं को लें और प्राकृतिक संख्याओं का जो संग्रह है, यानी कि जो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उन प्राकृतिक संख्याओं के अंदर अगर मैं 0 को ऐड कर दूं, 0 को ऐड करने का मतलब 0 और मिला दूं। मान लीजिए आपके पास एक बैग है, बहुत बड़ा बैग आपने लिया, आपने क्या किया, उस बैग के अंदर सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं उठाई और डाल दी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद आपने क्या किया, संख्या रेखा पे से आपने 0 को और उठाया, 0 उठाई और उस बैग के अंदर डाल दी जिस बैग के अंदर आपने प्राकृतिक संख्याओं को डाला था, ठीक है। अब जब हमने प्राकृतिक संख्याओं के अंदर 0 को मिला दिया तो अब हमें दूसरा नाम देना पड़ेगा उसका। क्यों,
क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं के अंदर जीरो तो नहीं होती, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं के अंदर जो सबसे छोटी संख्या है वो है एक। लेकिन अब हमने एक से भी छोटी संख्या मिला दी जीरो, तो अब नाम दूसरा हो जाएगा और उसको जो दूसरा नाम होगा वही होगा पूर्ण संख्याएं। अब हमने संग्रह का नाम दूसरा रख दिया, क्या रख दिया? पूर्ण संख्याएं। देखिए शून्य और प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह है उसी को कहा जाता है पूर्ण संख्याएं। मान लीजिए मेरे पास 1 2 3 4 5 ये क्या थी, ये थी, देखिए यहां से यहां तक आगे तक जाएंगे आप, ये क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। और मैंने इसमें जीरो और ऐड कर दी, जीरो को और शामिल कर दिया, तो ये बन गया पूर्ण संख्याओं का संग्रह। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात? अब मुझे एक बात बताइए, जीरो क्या है? पूर्ण संख्या। एक क्या है? पूर्ण संख्या। देखिए अभी तो मैंने कहा कि एक प्राकृतिक संख्या है और मैंने अभी कहा एक पूर्ण संख्या है। क्यों? अब आप छोटी सी बात ध्यान से देखिएगा, मैं कहूं देखिए यह पूर्ण संख्याओं का संग्रह है, यह पूर्ण संख्या तो है ही और ये प्राकृतिक संख्या है। मैं आपसे कहूं जीरो क्या है? पूर्ण संख्या है। क्यों है जीरो पूर्ण संख्या? क्योंकि जीरो को पूर्ण संख्याओं का संग्रह में शामिल किया गया है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं क्या जीरो प्राकृतिक संख्या भी है? जीरो पूर्ण संख्या तो है लेकिन जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीरो को प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शामिल नहीं किया गया है। आप देखिए, खुद देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में क्या जीरो है? नहीं है, तो इसलिए जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, जीरो क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब देखिए मैं आपसे कहूं एक क्या है? एक प्राकृतिक संख्या भी है, एक पूर्ण संख्या भी है। अब देखिए हम हमारे पास प्राकृतिक संख्याओं के दो नाम हो गए। ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। प्राकृतिक संख्याओं के भी दो नाम हो गए हमारे पास। एक तो प्राकृतिक संख्याएं हो गया, एक तो यही हो गया, दूसरा हो गया पूर्ण संख्याएं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं मैंने सबको पूर्ण संख्याओं के संग्रह में शामिल किया और एक नया संग्रह बनाया, इसमें जीरो मिलाकर, पूर्ण संख्याएं। मैं आपसे कहूं दो क्या है? प्राकृतिक भी है, पूर्ण भी है। मैं कहूं तीन क्या है? प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। मैं कहूं चार क्या है? प्राकृतिक संख्या भी है, ये रहा, और पूर्ण संख्या भी है। चलो अब 5 से आगे आओ, क्योंकि मैंने 5 से भी ले रखा है। यहां कहीं ना कहीं 20 भी आएगा और 7 से आगे जाना है तो यहां कहीं ना कहीं 20 भी आएगा। तो 20 जो है वो प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। आगे तक जाओ, जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ। ठीक है, कहीं ना कहीं 1 लाख भी आएगा, तो जो 1 लाख होगा वो प्राकृतिक संख्या भी होगा, पूर्ण संख्या भी होगा। उसके बाद कहीं ना कहीं 1 करोड़ भी आएगा, जो 1 करोड़ होगा वो क्या होगा? प्राकृतिक संख्या भी होगा और पूर्ण संख्या भी होगा। ठीक है, लेकिन केवल और केवल जीरो एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि जीरो को प्राकृतिक संख्याओं में शामिल नहीं किया गया है, जीरो को पूर्ण संख्याओं में शामिल किया गया है। ठीक है, आप इतनी बात समझ रहे हैं कि जो मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल आपको आराम से समझना है, कोई जल्दी नहीं है, ना मुझे और ना आपको, बस ध्यान से समझते जाइए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए उसके बाद ये हो गया होल नंबर और ये हो गई नेचुरल नंबर। इसको डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसको एन से प्रदर्शित करते हैं। तो अभी हमने दो संख्याएं पढ़ी हैं, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। अब हम पढ़ेंगे तीसरे वाली संख्याएं जिसका नाम है पूर्णांक। तो अब स्टूडेंट्स अब आप देखिए पूर्णांक। सो स्टूडेंट्स अब आप देखिए पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक, पूर्णांकों को अंग्रेजी में इंटीजर्स कहा जाता है, INTEGERS, इंटीजर्स। इसकी परिभाषा देखिए पूर्ण संख्याओं में, किसमें? पूर्ण संख्याओं में। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं प्राकृतिक संख्याओं की, तो प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 आगे तक जाएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? जीरो और मिला दें, 0 1 2 3 4, है ना, ये हो गई पूर्ण संख्याएं। अब क्या कहा गया है परिभाषा के अंदर? पूर्ण संख्याओं में यदि ऋणात्मक संख्याओं को शामिल किया जाए, यानी कि जो हमारा पूर्ण संख्याओं का संग्रह है, इस संग्रह में अगर मैं ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर दूं, ऋणात्मक संख्या का मतलब है माइनस वाली संख्याएं। ठीक है, ऋणात्मक का क्या मतलब है? माइनस, यानी कि माइनस वाली संख्याओं को इसमें शामिल कर दूं तो जो नया संग्रह बनेगा उसी को क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, तो बनने वाला संग्रह पूर्णांकों का संग्रह कहलाता है। इन्हें जेड या किसको? पूर्णांकों के संग्रह को किससे प्रदर्शित करते हैं? जैसे प्राकृतिक संख्याओं को एन से, पूर्ण संख्याओं को डब्ल्यू से, इसी प्रकार पूर्णांकों को हम जेड से या आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वैसे अधिकतर जेड से प्रदर्शित करते हैं लेकिन कभी कभी आई से भी प्रदर्शित कर लेते हैं, क्योंकि पूर्णांकों को अंग्रेजी में आई कहा जाता है, सॉरी पूर्णांकों को अंग्रेजी में इंटीजर्स कहा जाता है। तो इंटीजर्स से हमने आई उठा लिया, पहला लेटर। ठीक है,
तो देखिए क्या कहा गया है कि यदि हम इन पूर्ण संख्याओं में क्या शामिल करें, ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करें। सबसे पहले आप एक बात समझिए, ये आपकी संख्या रेखा हो गई, यहां पर 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए 0 के बाद आप कहां जाएंगे, इधर को 1 2 3 4 5 6 आगे तक जाते जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं मेरे जितने भी संख्याएं लिखी हैं इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, आप कहेंगे 0 है। 0 से बड़ी 1 2 3। अगर मैं आपसे कहूं 0 में और 1 में कौन बड़ा है, आप कहेंगे 1 बड़ा है, 0 छोटा है। क्यों है 1 बड़ा और 0 छोटा क्यों है, बताइए। क्योंकि 1 बाद में आता है, 0 पहले आता है। 1 बाद में आता है, 0 पहले आता है, इसलिए 1 बड़ा है, 0 छोटा है। जो बाद में आता है वो बड़ा होता है, जो पहले आता है वो छोटा होता है। अगर मैं बात करूं 3 और 4 में कौन छोटा कौन बड़ा, 4 बड़ा 3 छोटा, ठीक है। अगर मैं बात करूं 2 में और 6 में कौन छोटा है कौन बड़ा है, 2 छोटा है 6 बड़ा है। क्यों है 6 बड़ा, क्योंकि 6 बाद में आता है और 2 पहले आता है। जो पहले आता है वो छोटा और जो बाद में आता है वो उससे बड़ा होता है, ठीक है। इतनी बात समझ पाए आप मेरी, मैंने क्या बताया आपको, जो पहले आता है वो छोटा होता है, जो बाद में आता है वो बड़ा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऋणात्मक संख्याओं की, यानी कि माइनस वाली संख्याएं। देखिए ऋणात्मक का मतलब है माइनस। जिन संख्याओं के साथ ऐसा चिन्ह लग जाए, माइनस वाला चिन्ह लग जाए, वो होती है ऋणात्मक संख्याएं। और ये कौन सी संख्याएं हैं, ये है धनात्मक संख्याएं। धनात्मक का मतलब प्लस। जिन संख्याओं के साथ ऐसा चिन्ह लग जाता है प्लस वाला, वो होती है धनात्मक संख्याएं, और जिन संख्याओं के साथ माइनस वाला चिन्ह लग जाता है वो होती है ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है। एक बात और आपको ध्यान से समझनी है, अगर मुझे कहीं -3 लिखना हो या माइनस कोई भी संख्या लिखनी हो तो पहले मुझे माइनस लगाना होता है। -3 का मतलब है माइनस यहां लगाना है, ठीक है। यदि मैं माइनस ऐसे लगा दूं, -3 नहीं, ये तरीका गलत है, ये तरीका सही है। पहले माइनस उसके बाद 3। यदि किसी संख्या के आगे माइनस लगा हुआ है तो वो तरीका गलत है। हमेशा जो चिन्ह लगता है, चिन्ह का मतलब या माइनस या प्लस, ये चिन्ह होते हैं, 2 चिन्ह है, एक माइनस वाला एक प्लस वाला। जो चिन्ह लगता है वो संख्या के पहले लगता है, ठीक है, चाहे प्लस वाला हो या माइनस वाला हो। मैंने अभी आपसे एक बात कही कि ये जो संख्याएं हैं 0 के बाद वाली, ये सभी प्लस वाली संख्याएं हैं। प्लस का मतलब ये धनात्मक संख्याएं हैं। अब आप कहेंगे कि इनके साथ कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, ना तो इनके साथ माइनस है और ना इनके साथ प्लस है। एक बात हमेशा याद रखना कि जिन संख्याओं के साथ कोई भी चिन्ह ना लगा हुआ हो, जिन संख्याओं के पीछे देखिए इसका चिन्ह यहां लगेगा, इसका चिन्ह यहां, इसका चिन्ह यहां होगा, इसका चिन्ह यहां होगा, इसका चिन्ह यहां होगा, यहां नहीं होने का, यहां होगा, इसका चिन्ह यहां होगा। तो जिन संख्याओं के साथ यानी कि जिन संख्याओं के पीछे कोई चिन्ह ना लगा हुआ हो तो वो संख्याएं धनात्मक संख्याएं मानी जाती हैं, ठीक है। चाहे तो आप इसको +2 इस प्रकार से लिख सकते हैं, आप इसको प्लस लगाकर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर मुझे माइनस लिखना हो तो पहले मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, तब वो माइनस माना जाएगा। और यदि मुझे प्लस वाली कोई संख्या लिखनी हो, मान लो मैं आपसे कहूं +10 लिखो, तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, प्लस पहले प्लस बनाओ फिर 10 बनाओ, ये +10 है। और अगर आप केवल और केवल इस प्रकार लिख दो, कोई चिन्ह ना लगाओ, तो ये भी +10 माना जाएगा, ये अब भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। दोनों तरीके सही है, चाहे ये तरीका हो या चाहे ये तरीका हो। लेकिन यदि आपको माइनस वाले संख्याएं लिखनी है तो माइनस अनिवार्य है, आपको लगाना पड़ेगा माइनस, ठीक है। अब आप देखिए, मैं आपको बता रहा था ऋणात्मक संख्याओं के बारे में। ये जो कहानी मैंने आपको बताई, ये इसीलिए बताई ताकि आप ऋणात्मक संख्याओं को अच्छी प्रकार से समझ सके। हालांकि आप 7th और 8th क्लास में पढ़ के आए होंगे जो ऋणात्मक संख्याएं हैं वो किस प्रकार से शो की जाती है, किस प्रकार से प्रदर्शित की जाती है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिवीजन करा रहा हूं। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं, अभी तो मैंने आपसे पूछा था एक क्वेश्चन कि इन संख्याओं में जो संख्याएं हैं इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इन संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या है वो 0 है। क्या 0 से छोटी संख्याएं भी होती हैं? बिल्कुल, 0 से छोटी संख्याएं भी होती हैं, लेकिन वो संख्याएं माइनस में होती हैं। 0 से पहले -1, -1 से पहले -2, -1 से पहले -3, -4, -5, इस प्रकार से आता जाता है -6, ठीक है। -1, -2, -3, -4, -5, -6। अभी मैंने आपको एक बात और बताई थी, संख्या रेखा पर जो पहले आता है वो छोटा होता है और जो बाद में आता है वो बड़ा होता है। अब आप कहेंगे, चलो मैं यहां से क्वेश्चन पूछ लूं, -3 और -2
इनमें पहले कौन आया -3, बाद में कौन आया -2। भाई इधर से आप चलते आ रहे हैं ना, देखिए हम इधर भी अनंत तक हैं जाएंगे, इधर जाएंगे प्लस अनंत तक और इधर जाएंगे माइनस अनंत तक, ठीक है। अब देखिए हम यहां से भी अनंत से आए हैं और जाना है अनंत तक, ठीक है। तो यहां -3 तक पहुंच गए, ठीक है। -3 के बाद हम आए -2 पर। तो पहले किस पर आए हम, पहले -3 पर आए या -2 पर आए, हम इधर से आ रहे थे ना, तो हम पहले आए -3 पर। -3 के बाद हम आए -2 पर। तो रूल के अनुसार कि जो पहले आता है वो छोटा होता है, जो बाद में आता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ तो रूल उल्टा हो जाएगा कि -3 पहले आ रहा है तो -3 छोटा माना जाएगा, और -2 बाद में आया तो -2 बड़ा माना जाएगा। लेकिन यहां हम क्या कहते हैं कि 2 छोटा है 3 बड़ा है। प्लस में देखिए, प्लस में क्या है, मैं आपसे कहूं 2 और 3 में कौन बड़ा है, आप कहेंगे 3 बड़ा है 2 छोटा है। क्यों, क्योंकि +2 पहले आता है, +3 बाद में आता है। लेकिन माइनस में जो संख्याएं होती हैं वो उल्टी होती हैं। जो संख्या आपको देखने में बड़ी लगती है वो माइनस में छोटी हो जाती है, और जो माइनस में संख्याएं आपको छोटी लगती हैं वे संख्याएं बड़ी हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि माइनस में उल्टी संख्याएं चलती हैं, बड़ी वाली संख्याएं पहले आती है, छोटी वाली बाद में आती है, इसलिए रूल उल्टा हो जाता है, ठीक है। देखिए -3 पहले आया, -2 बाद में आया, तो इसलिए -3 छोटा हो गया, -2 बड़ा हो गया, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि -3 और -2 में कौन छोटा कौन बड़ा, तो -3 छोटा -2 बड़ा, ठीक है। -2 और -1 में बताइए कौन छोटा कौन बड़ा। -2 और -1 की अगर मैं बात करूं तो पहले कौन आया, पहले आया -2, फिर कौन आया -1, तो -2 छोटा होगा, -1 बड़ा होगा, ठीक है। अगर -1 और 0 के बीच की बात करूं कि -1 छोटा है या -1 छोटा है या 0 छोटा है, तो आप कहेंगे कि -1 छोटा है 0 बड़ा है। क्यों, क्योंकि 0 बाद में आता है, -1 पहले आता है, जो पहले आता है वो छोटा, जो बाद में आता है वो बड़ा होता है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए 0 और +1 में कौन छोटा कौन बड़ा, 0 छोटा +1 बड़ा, समझ में आ गई बात। तो सबसे पहले ये तो मैंने आपको बताई, यह ऋणात्मक संख्याएं जो माइनस में है ये क्या है, ऋणात्मक संख्याएं। जो प्लस में है वो है धनात्मक संख्याएं। अब आप एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके माइंड में आया होगा जरूर, 0, मैंने ना 0 के साथ ना माइनस लिया और ना प्लस लिया। अब आप मुझे बताइए मैं 0 के साथ क्या लूं, माइनस लूं या प्लस लूं। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, बहुत नॉलेज वाली बात है, कि जो 0 है वो ना तो माइनस का होता और ना प्लस का होता। जो 0 है वो एक आदर्श संख्या है, आइडियल नंबर है, अपने आप में एक बड़ी संख्या है, यूं समझ लीजिए बादशाह है। क्यों, क्योंकि ना इसके साथ माइनस ना प्लस, बिल्कुल अकेला है। आप चाहे तो माइनस लगा दीजिए, चाहे तो प्लस लगा दीजिए, लेकिन खाली है तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। क्योंकि ये एक आदर्श संख्या है, याद इस बात को रख लेना कि यह एक आदर्श संख्या है। 0 ना माइनस का होता है ना प्लस का होता है, 0 एक आदर्श संख्या है, ठीक है। अब देखिए, तो ये बात आपने समझ ली, जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो 0 से पहले वाली संख्याएं होती हैं। अब एक आसान सा क्वेश्चन, 1 से लेकर अनंत तक, ये किनका संग्रह है, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अगर मैं 0 और ऐड कर दूं पूर्ण संख्याएं बन गई, और अगर मैं माइनस वाली संख्याएं भी शामिल कर दूं तो अब नया संग्रह बन गया, इसका नाम क्या है, पूर्णांक। तो यही तो पढ़े हैं, परिभाषा ने यही तो कहा, पूर्ण संख्याओं में यदि ऋणात्मक संख्याओं को शामिल किया जाए तो बनने वाले संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। और पूर्णांकों को जो प्रदर्शित करते हैं वो z से या i से प्रदर्शित करते हैं, अधिकतर z से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन आप चाहे तो i से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए वैसे तो अंग्रेजी में इनको इंटीजर्स कहा जाता है, आप सोच रहे होंगे कि पूर्णांकों का i से प्रदर्शित होना चाहिए, लेकिन इनको i से प्रदर्शित ना करके z से प्रदर्शित क्यों करते हैं, वो मैंने यहाँ नोट लिखा है छोटा सा, आप उसको पढ़िए क्या है नोट के अंदर। z, जो z है वो कहां से आया, z जर्मन शब्द ज़हलीन से लिया गया है। कहां से, जर्मनी भाषा का एक शब्द है ज़हलीन, ज़हलीन से लिया गया है z। और ज़हलीन का क्या अर्थ होता है, जिसका अर्थ है गिनना। किसका अर्थ है गिनना, ज़हलीन का। और ज़हलीन कहां से आया, जर्मन लैंग्वेज से आया, ठीक है। और ज़हलीन से ही इन्होंने z उठा लिया, क्योंकि ज़हलीन का जो अर्थ है वो है गिनना। और इसके अंदर ये दो शब्द से मिलकर बनाए हैं, ज़हल प्लस लीन, ज़हलीन। तो ज़हल का जो ज़हल शब्द है इसका अर्थ होता है संख्या, ठीक है। और ज़हलीन इसका पूरे का क्या मतलब है, गिनना, ठीक। और ज़हल का अर्थ संख्या। तो इस ज़हलीन से इन्होंने z को उठा लिया और यहां रख दिया कि पूर्णांकों के संग्रह को एक यूनिक प्रतीक दे दिया, ज़हलीन से लेकर z, ठीक है। आप चाहे तो i से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये नोट तो z से रिलेटेड था, इंपॉर्टेंट नोट है, आपकी नॉलेज को इंक्रीज करेगा। तो सबसे पहले जो मेरा मेन फोकस है वो है पूर्णांक पर। पूर्णांक को आप ध्यान से समझना होगा आपको। अगर मैं बात करूं इतने की, 1 से आगे, 0 से आगे वाला 1 2 3 प्राकृतिक संख्याएं, अब 0 और मिला दी पूर्ण संख्याएं, और अब
पूर्णांक। एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, अगर मैं आपसे कहूं एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या भी है, पढ़ लिया आपने, और अब तीसरा नाम क्या आया, पूर्णांक। देखिए एक संख्या के एक से अधिक नाम हो सकते हैं, एक संख्या के एक से अधिक नाम हो सकते हैं। एक क्या है, चलो दो मान लो, दो क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक तो है, अभी पढ़ा, पूर्णांक है दो, लेकिन पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी है। तीन क्या है, प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है। जीरो क्या है, जीरो बताओ क्या है, जीरो के दो नाम है, अभी आप दो नाम बताएंगे मुझे जीरो के, क्या नाम है जीरो के दो नाम, एक पूर्ण संख्या और एक पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या तो नहीं है जीरो का नाम, जीरो का प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि जीरो को प्राकृतिक संख्याओं के जो संग्रह है उसके अंदर शामिल नहीं किया गया, इसलिए जीरो केवल और केवल क्या है, वो एक पूर्ण संख्या है। और अब पूर्णांक को भी शामिल किया गया है, तो जीरो पूर्णांक भी है और पूर्ण संख्या भी है। ठीक है, अब देखिए -2, -3, -4, देखिए -3 के से पहले आया -4, -5, -6 ऐसे आता जा रहा है। मैं कहूं -3 क्या है, -3 प्राकृतिक संख्या है, नहीं है। क्यों, क्यों नहीं है प्राकृतिक संख्या, क्योंकि -3 को प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह के अंदर शामिल नहीं किया गया है। मैं कहूं -3 बताइए मुझे पूर्ण संख्या है, -3 पूर्ण संख्या भी नहीं है। क्यों, क्योंकि -3 को पूर्ण संख्याओं के संग्रह में शामिल नहीं किया गया है। मैं कहूं -3 पूर्णांक है, बिल्कुल है, क्योंकि -3 को पूर्णांकों के संग्रह में शामिल किया गया है। देखिए पूर्णांकों का संग्रह बनाने की आवश्यकता जो पड़ी वो इसीलिए पड़ी क्योंकि हमारे पास माइनस वाली संख्याएं भी थी और एक नया संग्रह बन रहा था, और जब एक नया संग्रह बन गया तो हमने इसको नया नाम दे दिया पूर्णांक, इंटीजर्स। ठीक है, अब देखिए पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक प्लस वाले पूर्णांक और एक माइनस वाले पूर्णांक। वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। आज हमारा डे 1 था, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। जो डे 2 होगा यानी कि जब कल हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पूर्णांकों के प्रकार, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, वो तो आप चाहे यहीं से समझ लीजिए, 1 2 3 ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक, -1 -2 -3 क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। बस इतनी सी एक छोटी सी डेफिनेशन भी नहीं है उसकी, बस आपको ऐसे लिख के बता दूंगा ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, वो आप खुद समझ जाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं, उसके बाद पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं, उसके बाद पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।